जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि फॉरगेट द मिस्टेक्स, रिमेंबर द लेसन। जिंदगी में गलतियां हर कोई करता है। अगर कोई गलतियां नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि कोई नई चीज ट्राई नहीं कर रहा है। अगर कोई गलतियां नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो कोई बड़ी चीज नहीं सोच रहा है। और जब हम कोई बड़ी चीज सोचते हैं तो हम गलतियां करेंगे। लाइफ में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन सक्सेस वही हो पाता है जो गलतियों से सीखता है, ना कि उन गलतियों को याद कर करके खुद को कोसता रहता है। अगर हम कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर अगर हम उस चीज को कोसते रहे कि नहीं मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं ही हो पाएगा। लेकिन उससे अगर आप सीखते हो कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम रह रहा है, उस पर मैं काम करूंगा या करूंगी, तो अपने आप आपकी जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगी। आपके मार्क्स जो है, आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जो मिस्टेक्स है उसका बोझ लेकर मत चलिए। मिस्टेक हर कोई करता है, इसलिए रिग्रेट किसी भी चीज का जिंदगी में नहीं रहना चाहिए। होती है मिस्टेक्स, होती रहेगी मिस्टेक्स, लेकिन उससे सीख कर आगे बढ़ना यही एक विनर की निशानी होती है। और आप वो कर रहे हो या नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे। तो आज हम 6 अगस्त के जो एनालिसिस है उसे देखने वाले हैं। अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों ही जगहों पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहां पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो प्लेस है, ये प्लेस के रिगार्डिंग बताना है, मतलब जो लोकेशन है वो बताना है जहां पर चालुक्य रूलर जो है उनकी ग्रेव्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज, एक्सप्लेन सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो आज भी मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है वो हमें अयोध्या से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अयोध्या से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है। नॉर्मली भी आप जो भी आपको अगर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जानना है तो आप देख सकते हो। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट था, कल मैंने वो वीडियो जो है वो एंड में लगा दिया था, कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा। और मैं आपसे कहता हूं कि रोज आप लेक्चर देखिए, मिस मत कीजिए। क्या होता है जब आप मिस कर देते हो ना, तो वो जो संकली है वो टूट जाती है। जैसे मैं हमेशा वीडियो में संकलियां जुड़ाता हूं ना, तो ये जो संकली है ना ये टूट जाती है, ये जो चेन है ये ब्रेक हो जाती है। कोविड की चेन ब्रेक करना है, लेकिन पढ़ाई की चेन ब्रेक नहीं करनी है। इसलिए रोज जो है वो वीडियो आप रिलीजियसली देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी टॉपर्स आए हैं, बट ऑब्वियस उनके इंटरव्यूज जो है वो आप देखे ही होंगे। तो उन्होंने काफी जगहों पर यही कहा है कि जो न्यूज़पेपर है वो रिलीजियसली फॉलो किया करते थे, और फिर उसके बाद जब उनका न्यूज़पेपर हो गया है, अब करंट अफेयर्स नहीं आने वाले हैं, तब वो किसी एक पर्टिकुलर जो वेबसाइट है उससे जो मंथली होते हैं वो निकाल निकाल के फिर वो रिवाइज किया करते थे। लेकिन आपको न्यूज़पेपर जो है पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर से आपको अपने आप याद रहता है। तो इसलिए हमेशा आप जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है इसे फॉलो कीजिए, इसे मत मिस मत कीजिए। और इसके साथ साथ जब आप कौन बनेगा आया सीरीज जो एमएम एकेडमी ऐप पर आता है वो देख लेते हो, तो फिर तो सोने पे सुहागा है आपका। तो सब कुछ फिर कवर हो रहा है, पीआईबी भी हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमी अगर हम देखें तो उसमें से भी न्यूज आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक जो बहुत ही दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला है लेबनान में, तो उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर जानेंगे कि क्यों वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट जो है वो हमें देखने को मिला है। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप जो है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो ईएमआई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आपको ईएमआई के थ्रू पे करना है, कम से कम एकदम कम से कम 150 रुपए प्रति माह आपको इतना ईएमआई जो है पे करना पड़ेगा, अगर आप 2 साल का भी लेते हो। तो इसीलिए इतना कम आपको ईएमआई पे करना है, और इतनी हेवी, इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि जिसके आपको रिटर्न जो है बहुत हाई मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाई क्वालिटी कोर्सेज जो है मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है कि आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से काफी काम आने वाले हैं। तो इसीलिए आप फॉलो जरूर कीजिए, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा आपको फायदा जो है वो मिलेगा। स्पीड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जब आप स्पीड में भी देख सकते हो। तो अपडेट अगर आपने नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं, न्यू इक्वालिटी एंड्यूरिंग चेंजेस। अब यहाँ पर बेसिकली बात किसकी की जा रही है, जो जम्मू एंड कश्मीर है आर्टिकल 370 उसका स्पेशल स्टेटस। देखिए, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है ये बोलना गलत हो जाएगा। आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर जो पहले पूरा स्टेट था, अब उसे बायफरगेट कर दिया गया है, और बायफरगेट करने के साथ साथ उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है।
तो अब ऐसे सिनारियो में बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। 5 अगस्त यहाँ पर एक साल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक साल में कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिली है, कौन कौन सा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला है, इसका जो एब्रोगेशन किया गया है उसकी वजह से, तो वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल में काफी वेग दिया गया है कि ये हुआ है वो हुआ है, मिक्सचर पूरा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन काफी सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पर पॉइंट वाइज लेकर आया हूं कि कौन कौन से यहाँ पर जो पॉजिटिव्स है सरकार की तरफ से आए हैं, जो अपोजिशन है, कौन कौन सा क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपके सामने आर्टिकल जो है वो लाने वाला हूं, और थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हुआ क्या था, क्या हुआ था। अब देखिए, अगर हम आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 370, उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट कैन इशू अ नोटिफिकेशन मेकिंग द होल ऑफ आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव। मतलब बोला क्या गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो आर्टिकल 370 में ही बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति है उनको ये पावर दी गई है कि वो यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल 370 है उसे इनऑपरेटिव बना सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति का मन आया, उन्होंने बना लिया, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। फिर तो अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक इतने सारी जो लोग हैं वो बोल रहे थे ऐसा कर दो, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो रहा था? उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर अगर राष्ट्रपति को ऐसा कोई रिकमेंडेशन देना है तो उनसे यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी? इंडिया की। क्या है? जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम क्यों बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्थापित की जाती है? जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो। तो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हमें देखने को मिली थी। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कब हुआ था, कब, कितने मीटिंग्स हुए थे, कितने इसमें उन्होंने कंप्लीट कर दिया था, उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से बैठी थी, तो उसे प्रिसाइड कौन करते थे? क्या आप मुझे ये सारी चीजें बता सकते हो? मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है जो हमारे MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें डिटेल में। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। जी हाँ, अपना एक फ्लैग भी था, अपना एक संविधान भी था। इसी वजह से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें देखने को मिली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तो डिसॉल्व हो गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 370 जो है उसे हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो है ही नहीं, तो यहां पर हुआ क्या? यहीं से सारा खेल शुरू हुआ, क्योंकि यही चीज तो अड़ा रही थी ना, यही चीज रोक रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये इंटरप्रेट किया जा रहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो फिर अब आर्टिकल 370 का जो टेम्पररी स्टेटस है वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट हो चुका है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि यहाँ पर डेफिनेशन जो दिया गया है आर्टिकल 370 सब क्लॉज में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब है ही नहीं, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये जो डेफिनेशन है उसे ही चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज करके कर दिया कि अब स्टेट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर हो रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह हम यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 370 में प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया है कि रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा लेजिस्लेचर का। मतलब राष्ट्रपति को अगर आर्टिकल 370 में चेंजेस करने हैं तो फिर रिकमेंडेशन किसका लेना पड़ेगा? स्टेट लेजिस्लेचर का लेना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम पर, मतलब 5 अगस्त के आसपास जिस टाइम पर यहाँ पर रिकमेंडेशन लेना था, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लगा हुआ था। प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो इनऑपरेटिव थी, सस्पेंडेड थी। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो है वही सब कुछ शासन ले रहे थे, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है घूम फिर के, इनको रिकमेंडेशन इनके लेना था लेकिन अब चेंज कर दिया गया ये है, पर ये तो इनऑपरेटिव है। किसका राज चल रहा है? प्रेसिडेंट का। तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ? जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चेंजेस किया खुद का ही रिकमेंडेशन लेकर। ठीक है, तो ऐसा हमें देखने को मिला ये पूरी चीज। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म एक ये भी हो रहा था कि यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो ना रहने के बावजूद यहाँ पर जो डिसीजन है वो लिया गया, मतलब इनका कुछ देखा ही नहीं गया, इनका क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो देखा ही नहीं गया। और इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है उसे चेंज कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से सारी चीजें हुई है?
ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। और आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसे हटा दिया गया और यहाँ पर उसे बाइफरगेट कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी जो उसमें तब्दील कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ अब यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे 3 यूनियन टेरिटरी हमें देखने को मिलते हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब इसका और कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो जो प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके जो एमएलए है वोट करते हैं। तो अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी उसके भी वोट करेंगे। यही चीज मैंने एमएम एकेडमी आपके प्रेसिडेंट के लेक्चर में कवर की हुई है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए हैं कि देखो हमने यहाँ पर जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया है तो उससे ये पॉजिटिव्स आए हैं। क्या आए हैं, तो 36 यूनियन मिनिस्टर्स जम्मू एंड कश्मीर को विजिट किया एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर 100 मीटिंग्स जो है 60 लोकेशंस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर कंडक्ट की है। लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से। नॉन स्टेट एक्टर्स, यूपीएससी मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन स्टेट एक्टर्स मोस्टली यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं नॉन स्टेट एक्टर सिर्फ टेररिस्ट ही हो, जो भी गवर्नमेंट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स रहेंगे। और यहाँ पर टेरर ग्रुप जो है उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर चल रहे थे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी, तो लोग जो है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उन्हें पीस देखने को नहीं मिल रहा था, प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी, प्रॉस्पेरिटी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, इतना बोल्ड डिसीजन लेने की वजह से अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्रायर टू ओवरटर्निंग आर्टिकल 370, एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं था कश्मीर में। सेवरल इंपॉर्टेंट लॉज जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एक्ट, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रहे थे, अप्लीकेबल नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में ये सारे लॉज जो है वो भी अब अप्लीकेबल हो गए हैं। उसी के साथ गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ जो अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया। 2 एम्स, 5 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ भी अप्रूव कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जब एब्रोगेशन किया गया है तो इतने सारे पॉजिटिव स्टेप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि पीस, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी ये हमें जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ सेवरल प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक को यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। टेरर इंसिडेंट्स जो है 37% डिक्रीज हुए हैं। सिविलियन इंजर्ड जो है वो भी यहाँ पर कम हुए हैं। डेथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो गई है बाय 52%। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहली बार आफ्टर 7 डेकेड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी 890 सेंट्रल लॉज फाइनली यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, विसल ब्लोअर्स एक्ट, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स है ये सारे एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। क्रिटिसिज्म किस तरीके से चल रहा है, पहला क्रिटिसिज्म तो यही आ रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि देखिए डिटेंशन जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि किसी ने कोई गुनाह किया, किसी ने कोई क्राइम किया और उसे डिटेन कर दिया गया। अब यहां पर आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, डिटेंशन एंड इम्प्रिजनमेंट, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस दोनों में भी क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डिटेंशन और अरेस्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अरेस्ट मतलब क्या होता है कि आप पर वो साबित हो चुका है कि हाँ, साबित मतलब कोर्ट में नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि आपने वो गुनाह किया है, किसी ने बटवा मारा है, हाँ इसने बटवा मारा है, चलो लेके जाओ। ठीक है, डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आपको सीधा जेल में नहीं डाल रहे, आपसे पूछताछ के लिए आपको बुला रहे हैं, उसको बोलते हैं डिटेंशन। मतलब पूछताछ कर रहे हैं, आप पे शक है कि आप ये कर रहे हो तो आपने किया या नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हैं तो आपने किया या नहीं, इसके लिए डिटेन किया जा रहा है आपको। मतलब कोई भी आपके हिसाब से जो एक्टिविटीज होगी उससे आपको रोका जा रहा है। ऐसे कि आपका मन होगा कि आपको गन्ने का जूस जाकर पीना है, ठीक है, तो उससे आपको रोका जा रहा है, आपको डिटेन कर दिया, चलो भैया पुलिस स्टेशन चलो, आप पकड़ के बैठ रहे हैं आपको। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये भी मैंने एमएम एकेडमी में आपके पॉलिटिकल लेक्चर्स में और अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाया हुआ है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिटेंशन जो है दो तरीके के होते हैं, पुनिटिव होता है, प्रिवेंटिव होता है। अब पुनिटिव जब हम देखते हैं मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया है, आपने किसी का मर्डर कर दिया है और फिर आपको डिटेन किया जा रहा है, तो वो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर सरकार को ये लग रहा है कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो, उससे पहले ही आपको पकड़ लिया गया, तो वो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब एक्ट होने से पहले ही आपको पकड़ लिया गया है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और हमने एमएम एकेडमी में आपके पॉलिटिकल लेक्चर्स में ये भी देखा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इकलौती शायद ऐसी हमारी भारत की डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉज जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि जो अब जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, अब उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, हो सकता है कि वो वहां पर इस तरीके की कोई भाषण दे जिससे कि जो लोग हैं वो भड़क सकते हैं, जो दंगे हैं वो हो सकते हैं, तो ये ना हो, इसलिए वो प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन उन पर लगा दिया गया और उन्हें अरेस्ट डिटेन जो है वो कर लिया गया। अब यहाँ पर कौन से इसमें किया गया, हाउस अरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हाउस अरेस्ट ये भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको हम हाउस अरेस्ट नहीं किए थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद उनके जो वीडियोस है वो बाहर निकले कि उन्हें हाउस अरेस्ट जो है वो किया गया है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो हाउस अरेस्ट के रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट जो है हाउस अरेस्ट का वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं क्रिमिनल मैनुअल में, लेकिन स्टेट जो है वो एम्पावर्ड, ध्यान दीजिएगा, स्टेट जो है वो एम्पावर्ड है कि वो बिल्डिंग या फिर हाउस को एज अ सब जेल डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो है ये सब जेल है। डिटेंशन मोस्टली जेल में होता है, लेकिन यहाँ पर हाउस अरेस्ट मतलब बेसिकली क्या है, उसे सब जेल करके तब्दील कर दिया जा रहा है। उनके ही घर में उनको अगर हम डिटेन कर रहे हैं तो वो हो गया सब जेल टाइप का। वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट डिक्लेयर कर सकती है। और ये डिक्लेरेशन के साथ साथ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का, वो कन्वर्ट किया जाता है सब जेल में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब ऐसा कन्वर्ट किया गया है, जब ऐसा नोटिफिकेशन जाकर किया गया है कि उसे जो हाउस है हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसे रेंट और कंपेंसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब अब वो जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, मतलब अगर किसी के घर में उसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है तो हाउस अरेस्ट वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो अब घर का पूरा देख रही है, तो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर की गवर्नमेंट की हो जाती है। तो उसे गवर्नमेंट को वहां पर जो रेंट है वो देना पड़ेगा, कंपेंसेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब खुद के ही घर में रेंट पर रहना, ये होता है हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगी, ये जो मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत कम जगहों पर बहुत खोद कर मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसीलिए आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियोस आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगी और ये चीज आप ढूंढोगे भी क्यों, है ना, आपके दिमाग में भी नहीं आती होगी ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इतना डीप में हमें जाना पड़ता है पॉलिटिकल लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत डिफरेंस है एमएम एकेडमी और यूट्यूब के वीडियोज में। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि शेयर जरूर कर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका एक शेयर हो सकता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है वो दे दे। तो आप शेयर जरूर कीजिए। क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए बात को। उसी के साथ साथ और क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का। अब देखिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है माइट नॉट बी अ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये ह्यूमन राइट तो है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन की नहीं हो रही है कि मुझे जानने का अधिकार है। यहाँ पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये कौन सा हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए आप बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर 4G इंटरनेट जो है, 4G इंटरनेट ये बेनिफिट देता है। ठीक है, बेनिफिट देता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है उससे डिप्राइव कर दिया जा रहा है, उसे छीन लिया जा रहा है। ठीक है, और उसी के साथ उसका एडवर्स इंपैक्ट जो है वेरियस डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, डे टू डे लाइफ में देखने को। जम्मू एंड कश्मीर के देखिए बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि इंटरनेट स्पीड जो है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से वीडियोस जो है वो नहीं देख पा रहे हैं, काफी सारे मैसेजेस आते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बिजनेसेस है इसकी वजह से, इंटरनेट जो है वो ठप बैठने की वजह से 4G इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 4G इंटरनेट, यहाँ पर बिजनेसेस जो है वो यहाँ पर हार्ड हिट हुए हैं। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो लर्निंग है वो अफेक्ट हुई है। मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर काउंसलिंग एडवाइसिंग जो है वो पेशेंट्स को नहीं दे पा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड एक्सेस जो है इंटरनेट, ये सिक्योरिटी रिस्क जो है वो यहाँ पर कर सकती है। जो टेररिस्ट है, मिलिटेंट्स है, उनका मिसयूज यहाँ पर हो सकता है। जो लोग हैं उनके अंदर
जो सेपरेटिस्ट की भावना है वो जागरूक हो सकती है। इसकी वजह से इंटरनेट को काफ़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये भी क्रिटिसिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन काफ़ी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम ऐसे जो एक्सेस है उसे ब्लॉक कर सकते हैं, कि जो सेपरेटिस्ट की भावना जगह है, जो टेररिस्ट एक्टिविज्म जगह है, तो इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। पूरे लोगों से ये अधिकार छीन लेना, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के इतने सारे एस्पिरेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरनेट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उनकी यहाँ पर प्रिपरेशन जो है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है ना। ये हमें यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एट ग्लैंस हम देख लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश की गई है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, किसी पर्सन की जो होती है, पब्लिक सर्विस बोलिए, पोस्ट बोलिए, उससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल बेंच है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, वो लोकेटेड है दिल्ली में। ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और सीएटी अगर हम देखें, ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है सभी सर्विस मैटर्स में। मेंबर ऑफ एनी ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, पर्सन जो अपॉइंट किया गया है टू एनी सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन या फिर सिविल पोस्ट यूनियन के अंडर में। सिविलियन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं किसी डिफेंस सर्विस के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मेंबर जो है डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर, स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, ये कवर नहीं होते हैं इसके ज्यूरिडिक्शन में। तो ये जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने पूरे साल भर का जो एक एनालिसिस है वो यहाँ पर दिखा है जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस के एब्रोगेशन के बाद। तो काफी इंपॉर्टेंट हेल्दी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबनान कन्फ्रंट्स बेरूट्स डिवास्टेशन। यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, जो लेबनान में इतना डिवास्टेटिंग हमें जो एक्सप्लोजन देखने को मिला है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एटलीस्ट बोला जा रहा है एटलीस्ट 100 लोग जो है वो इस ब्लास्ट में मारे गए हैं, 4000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। ये कहां पर हमें देखने को मिल रहा है, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूट, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पोर्ट पर सिचुएटेड है। तो ये जो एक्सप्लोजन है काफी भयंकर एक्सप्लोजन देखने को मिला है। वीडियोस में आप देख सकते हो कि कितना पूरी तरीके का एक्सप्लोजन है। मतलब एक जो पत्रकार था वहां पर, वो रिकॉर्ड कर रहा था, काफी दूर से रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में उसकी काफी दीवारें, बहुत सारी चीजें आ रही थी और वो रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जो धमाका हुआ उसकी वजह से उसकी भी जान चली गई। दूर दूर से लोग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे और उसका जो शॉक वेव है वो उनके घर तक पहुंची और जो पूरे कांच है वो टूट गए थे घर के। तो काफी घर जो है वो तबाह हो गए, काफी जगह जो है वो पूरा मतलब एक बंजर टाइप की जमीन बन गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बुरी तरीके की अवस्था जो है वो यहाँ पर होते हुए हमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए इसकी बहुत सारी थियोरीज जो है वो दी जा रही है। तो अब इसका मेन कारण क्या हो सकता है वो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं जब तक इसकी पूरी पुष्टि ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे देखने की कि कारण इसके क्या रहे थे। तो अब जब यहाँ पर हम देखते हैं तो ब्लास्ट के बारे में अब तक हमें क्या पता चला है। तो जायंट एक्सप्लोजन जो यहाँ पर हमें वेयर हाउस में देखने को मिला है 6 PM लोकल टाइम के अराउंड, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा जो एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है, वो हमें देखने को मिला था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इनिशियल फायर, एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोला है कि पॉसिबली यहाँ पर फायर क्रैकर जो है उसकी वजह से हुआ है। तो अब आप सोचो कि फायर क्रैकर वो तो हम कितने जलाते हैं, तो क्या उसकी वजह से हुआ है। लेकिन देखिए फायर क्रैकर ये अकेला यहाँ पर कंपोनेंट नहीं था। फायर क्रैकर के साथ साथ एक कंपोनेंट था जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। वाइब्रेशन जो है ब्लास्ट का, ये इनिशियली यहाँ पर मिसकंस्ट्रक्ट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और कुछ यहाँ पर बोले गए कि न्यूक्लियर डिवाइस जो है उसका यहाँ पर ब्लास्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन बाद में इसकी पुष्टि की गई कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो न्यूक्लियर है उसका कोई ब्लास्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर कोई दूसरा एक पदार्थ था जो फायर क्रैकर के साथ मिलकर यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिला। और इसमें कैजुअलिटीज जो है वो भी काफी ज्यादा हुई है। जैसा कि हमने देखा है कि 100 से ज्यादा लोग जो उनकी डेथ हो गई है, 4000 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो काफी बुरी तरीके का ये ब्लास्ट था। अब यहाँ पर इंसिडेंट, ये वाला जो इंसिडेंट आया है ये काफी वर्स्ट टाइम पर आया है कंट्री के। मतलब वेस्टर्न एशियन कंट्रीज रिसेंट पास्ट में यहाँ पर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिसमें यहाँ पर लेबनान जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब लेबनान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये है मिडिल ईस्ट का पूरा मैप। यहाँ पर आप देख सकते हो इजिप्ट है, यहाँ पर हमें इजराइल जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो है ये लेबनान हमें देखने को मिलता है, और यहीं पर पास में जो बेरूट है ये हमें देखने को मिलता है।
अब देखिए इसराइल जो है, इसराइल का और लेबनान का इतना कुछ खास रिलेशन है नहीं, तो इसलिए पहले ऐसे बोला जा रहा था कि जो इसराइल है उसकी तरफ से हमला जो है वो किया गया है। लेकिन इसराइल ने ये बोला है कि जी नहीं, हमारी तरफ से कोई हमला जो है वो नहीं हुआ है। और उसी के पास से तर्क लगाया जा रहा है कि फिर वहां पर जो एक्सप्लोजिव्स है उसकी वजह से ये जो ब्लास्ट है वो हमें देखने को मिला होगा। तो लेबनान अब यहाँ पर अगर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जो पोजीशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कौन से सी को टच करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर करता है ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप सीरिया जो है वो देख सकते हो, यहाँ पर आप जॉर्डन कनेक्ट हो रहा है या नहीं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर इसराइल जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये सी कौन सा है, बट ऑब्वियस है मेडिटेरियन सी हमें वहां पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर हमें बाबेल मंडप स्ट्रेट जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें स्विस कैनाल जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर वेस्ट बैंक हमें देखने को मिलता है। तो ये भी जो चीजें काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। और जो मिडिल ईस्ट ये वाला पोर्शन है ये बहुत ही मतलब कंटिन्यूस सार भर जो है वो न्यूज में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में इतना बड़ा ह्यूमन लॉस, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस अगर होता है तो काफी बुरी अवस्था जो है वो यहाँ पर हो जाती है। एक्सप्लोजन जो है ये हुआ है उस समय पर जब यूएन ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर वर्डिक्ट अपना देनी थी इन दी 2005 असैसिनेशन जो हुआ था लेबनीज प्राइम मिनिस्टर का। तो उसके लिए यहाँ पर जो वर्डिक्ट है वो आना था। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर हमें ये जो इंसिडेंस है ये देखने को मिलता है। और जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी यहाँ पर जो ट्रक बॉम्ब अटैक है उसमें ही असैसिनेशन जो है वो किया गया था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये फेज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा अराइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं कारण पर कि क्या कारण रहा था, पॉसिबल कॉज क्या रहा था ब्लास्ट का। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स एट द एक्सप्लोजिव स्टोरेज, ये हमें यहाँ पर कारण देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ क्वेश्चन जो है यहाँ पर रेस किए जा रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर और फायर क्रैकर दोनों एक साथ कैसे आ गए, क्या इतने कम डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम नाइट्रेट जो है इसके बारे में यहाँ पर सरकार ने बोला है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। अमोनियम नाइट्रेट अगर आप देखोगे खुद यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ एक्सप्लोजिव जो है वो मिक्स कर दिए जाए, मतलब यहाँ पर अगर कुछ चिंगारी लग जाए तो ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बोला गया है कि कुछ साल पहले जो एक शीप है उसे यहाँ पर रखा गया था, उसमें काफी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो देखने को मिला था और काफी साल से इसे यहाँ पर डंप जो है वो किया गया था। अब यहाँ पर उसमें थोड़े फायर क्रैकर जो है वो आने की वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट इतना बुरी तरीके से हुआ, इतना बुरी तरीके से हुआ कि यहाँ पर पूरी जो बस्ती है वो तबाह हो गई। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्योर फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट जो है एग्रीकल्चर फर्टिल हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये मेन कंपोनेंट है ऑफ एक्सप्लोजिव कंपोजिशन जिसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो है वो भी कहा जाता है। इंडिया में अगर हम देखें अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 है, एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो उसे डिफाइन किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोजिव, मतलब यहाँ पर देखिए इंडिया जो है उसमें भी उसके लिए रूल्स है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इट्स एन एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव है। ठीक है, इसलिए इंडिया जो है उसमें भी इस एक्ट के अंतर्गत हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट एज ए एक्सप्लोजिव अगर हम देखते हैं तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट ये एक्सप्लोजिव नहीं है खुद में, मतलब ऐसा नहीं है कि रखे रखे फट गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इसे क्लासिफाई किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर अंडर द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। ऑक्सीडाइजर, ठीक है, अगर ये फ्यूल या फिर कुछ ऐसे जो पदार्थ है जो कि अपने आप में एक्सप्लोजिव है, अगर उसके इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा वेरी एक्सप्लोजिव जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर ये बोला गया कि जो फायर क्रैकर्स है उसका इसमें मिक्सचर होने की वजह से इसका एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला अमोनियम नाइट्रेट का, और इतना बुरी तरीके से एक्सप्लोजन हुआ
कि आप जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो देख सकते हो। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से अमोनिया मतलब NH3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म करता है अमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर जो है इसका व्हाइट ही हमें देखने को मिलता है। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका इतना बड़ा स्टॉक पाइल ये दो पॉसिबल वेज से एक्सप्लोड हो सकता है या हुआ होगा, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टोरेज है ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर किसी आउटसोर्सिंग एनर्जी से कांटेक्ट में आया होगा और इसके वजह से ये जो ब्लास्ट है, ये जो एक्सप्लोजन है, ये हमें देखने को मिला होगा। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो फायर क्रैकर्स है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो एक्सप्लोजन है ये हमें देखने को मिला है। ब्लास्ट जो है ये जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोरेज है उसमें हीट यहाँ पर जनरेट हुई होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। मतलब यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो हुआ होगा। ऑक्सीड जो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो स्टोर किया गया है तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई होगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो हीट है वो जनरेट हुई होगी और हीट जनरेट होने की वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हुआ होगा। तो ये दो तर्क यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। दो तर्क कौन से हैं? पहला तर्क तो ये है कि जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया है तो वो किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल के कांटेक्ट में आया होगा, और दूसरा ये है कि जो अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया है उसमें ऑक्सीडेशन जो है वो हुआ होगा और उसकी वजह से हीट जनरेट हुई होगी और हीट जनरेट होने की वजह से जो एक्सप्लोजन है वो हुआ होगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और ऐसा क्या पहली बार हुआ है? जी नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हमें ऐसे एक्सप्लोजन जो है अमोनियम नाइट्रेट की वजह से देखने को मिले हैं। काफी इंसिडेंट्स हुए हैं। मतलब यहाँ पर चाइना अगर हम देखें 2015 में, टेक्सास अगर हम देखें 1947 में, तो ऐसे एक्सप्लोजन जो है, भयंकर एक्सप्लोजन हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 500 से ज्यादा डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है वो हमें देखने को पहले भी मिले हैं। तो अब यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो पर्सपेक्टिव है, जो यहाँ पर हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला है और वीडियोस में हम ये देख सकते हैं कितना भयंकर एक्सप्लोजन है। तो इतना जो भयंकर एक्सप्लोजन हुआ है तो इसके कारण क्या क्या रहे हैं अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पर जो धमाका है वो किया गया है, ये नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं है, धमाका जो है वो किया गया है। इतनी बड़ी कंट्री का इतना पावरफुल इंसान अगर ऐसा बोल रहा है तो इसे सीरियसली लिया जाना तो चाहिए। अब आगे देखना होगा कि अब निकलता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो यही बोला जा रहा है, जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यही आया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में और इसमें कुछ खुलासे जो है वो होते हैं या नहीं होते हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए अमोनियम नाइट्रेट जो है इसे ही इस एक्सप्लोजन के पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है DGFT, ये ओवरऑल मोड टू एड्रेस ट्रेड इश्यूज। अभी जो ट्रेड इश्यूज है काफी ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बोलिए, इंपोर्ट बोलिए, काफी ज्यादा ट्रेड जो प्रॉब्लम्स है वो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो इश्यूज है उसे एड्रेस करने की बात की जा रही है। बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, बैरियर्स कई प्रकार के होते हैं। हम नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर के बारे में देखते हैं। टैरिफ बैरियर, बैरियर मतलब क्या? अड़थड़ा क्रिएट कर देना। टैरिफ बैरियर मतलब होता है पैसों से रिलेटेड करके अड़थड़ा क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज को चाइना से और अगर हम उस पर कोई ड्यूटी लगा दे रहे हैं तो वो हो गया टैरिफ बैरियर। और अगर हम कोई स्टैंडर्डाइजेशन ला रहे हैं कि नहीं, आप अगर वहां पर आम भेज रहे हो उस कंट्री से तो उसको नाक मुंह रहना चाहिए, ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म रहना चाहिए, तो फिर वो क्या है, वो आप नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो लगा रहे हैं। तो ये जो बैरियर्स है अब इसे हटा देना चाहिए, इसे लिबरलाइज कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मतलब इंपोर्ट के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए भी जो बैरियर्स है वो लगाए गए। एक्सपोर्ट के लिए क्यों बैरियर्स लगाए गए? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो सस्टेन ना हो और हम दूसरों के घर भर रहे हैं, ऐसा ना हो। तो हमारा पहले यहाँ पर सही तरीके से हो जाए, जिससे कि अगर यहाँ पर सप्लाई का प्रॉब्लम आता है तो फिर यहाँ पर प्राइसेस जो इन्फ्लेशन जो काफी ज्यादा राइज हो सकते हैं। इसलिए जो एक्सपोर्ट है उसमें बैरियर्स लगाए गए। तो बैरियर्स लगाए गए तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैरियर हटा देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। सेवरल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आइटम जो है हमें एक्सपोर्ट यहाँ पर इंक्रीज करना है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके, है ना। जो एक्सपोर्ट है उसे बूस्ट करना है। तो यहाँ पर DGFT जो है रिसेंटली बैन लिफ्ट कर दिया है ऑन द एक्सपोर्ट आफ्टर सफिशिएंट कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है हमारे लोकल मार्केट के लिए। अब यहाँ पर DGFT जो है वो कंसल्टेशन में है इंडस्ट्री बॉडीज के साथ, जिसमें हम ज्यादा कैपेसिटी यहाँ पर बिल्डअप कर सके, ज्यादा आइटम्स यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सेक्टर के, जिससे कि हम आत्मनिर्भर जो है वो बन सके ये सारे सेक्टर्स में, जिससे कि इंपोर्ट के लिए हमें यहाँ पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। DGFT जो है उसने यहाँ पर स्ट्रेस किया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेक्टर जो उसे डेवलप करने के लिए भी। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या, एग्जिम पॉलिसी ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ईयर 2015 से 20, तो एम करता है कि यहाँ पर ओवरसीज सेल जो है हमारा डबल हो जाए।
ठीक है, यहाँ पर हम ग्लोबली काफी सक्षम हो जाए, काफी कॉम्पिटिटिव हो जाए, ये इसका एम हमें देखने को मिलता है। अब डीजीएफटी, हम यहाँ पर डीजीएफटी देख रहे हैं, तो बेसिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने आर्टिकल लाया है ताकि आपको डीजीएफटी जो उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा डीजीएफटी के बारे में। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कौन बनेगा आज सीरीज में, मैं इस पर क्वेश्चन जो है वो कवर कर लूंगा। ये मेन गवर्निंग बॉडी है जो कि एग्जिम पॉलिसी जो होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है उसमें ये सब कुछ देखती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट इज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिससे कि यहाँ पर इंपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है उसमें हम बढ़ोतरी अच्छी तरीके से कर सके। फॉरेन ट्रेड एक्ट रिप्लेस कर दिया गया है अर्लियर लॉ नोन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेन गवर्निंग बॉडी है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं 5G। 5G, IoT, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, रिफरेंस ऑफिसर्स, क्रिएट एक्सपर्ट पूल। 5G हमें यहाँ पर रोल आउट करना है, 5G लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5G लाना है तो बट ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर जो एक्सपर्ट टीम है उसे खड़ा करना पड़ेगा। एक्सपर्ट टीम जब खड़ी होगी तभी जाकर सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर ऑफिसर्स फॉर 5G कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने यहाँ पर थाईलैंड बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी, तो उनसे यहाँ पर अब ट्रेनिंग लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खास चीज़ यहाँ पर क्या की गई है, विमेन ऑफिसर्स डीओटी की, जिन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल फॉरेन विजिट कभी भी नहीं ली है पास्ट 3 इयर्स में, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन ये इस तरीके का है कि फॉरेन जो है वो जाने मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से जाना तो होगा नहीं, तो सब कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो किस तरीके से होगी, ऑनलाइन हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि 5G जो है उसे हम यहाँ पर स्मूथली एनरोल कर सके हमारे इंडिया में। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ पर 8300 MHz स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर ऑक्शन किया जाए इसका, इंक्लूडिंग 5G बैंड 2020। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1980s में एनालॉग वॉइस हमें देखने को मिला, फिर 1990s में डिजिटल वॉइस जो है वो हमें देखने को मिला, 2000s में मोबाइल ब्रॉडबैंड हमें देखने को मिला, 2010s में फास्टर बेटर 3G सर्विस हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर 2020s में 5G सर्विस जो है वो यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर 4G, यहाँ पर आप देख सकते हो 1G 1980s में, 2G 1990s में, 3G 2020 में, 4G 2010 के आसपास, और 5G अब 2020 के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। 5G क्या रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड मिलने वाला है, जिसमें अब यहाँ पर ज्यादा फास्टर डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड हमें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5G जो है मल्टी GBPS पीक रेट्स, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मैसिव कैपेसिटी एंड मोर यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर देगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन जो है 5G का, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर साइबर फिजिकल नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, उसी के साथ साथ नए परफॉर्मेंस इफिशियंसी जो है यहाँ पर दी जा सकती है, जिससे कि इंडस्ट्रीज कनेक्ट करने में, एजुकेशन फील्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो सकती है। हाई स्पीड, रिलायबिलिटी, लो लेटेंसी नेटवर्क यहाँ पर रहने की वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एप्लीकेशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5G यहाँ पर बैकबोन जो है वो बनकर उभरेगा टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सको तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आइए हम यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो उसका जवाब है पट्टाकल कर्नाटका, पट्टाडकल कर्नाटका जो है ये हमें जवाब इसका देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है जरूर लिखी हो, आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिख रहे हो, मतलब मैं मेस्मराइज होता हूँ आपके कमेंट में आपके जो भी जवाब है वो देखने का। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें जिससे आप ही का फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।